पूर्णिमा अपनी माँ की मौत के दुख में खोई हुई थी। वो घर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुक गई। घर के सामने नई गाड़ी देखकर पूर्णिमा चौंक गई। वो गाड़ी फूलों से सजी हुई थी। ये नई गाड़ी हमारे घर के सामने आकर क्यों रुक गई? किसकी गाड़ी है ये? तभी पूर्णिमा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचा। गाड़ी में से पूर्णिमा का पिता मोहन नीचे उतरा। मोहन शादी के जोड़े में था और मोहन के बाद एक औरत बाहर आई। पूर्णिमा को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। आओ आओ रत्ना, आज से ये घर तुम्हारा है। वाह, बड़ा सुंदर घर है आपका। लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है। चलो अंदर चलो। पूर्णिमा रो रही थी, लेकिन उसके पिता ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोहन की नई बीवी रत्ना ने पूर्णिमा को देखा और कमरे के अंदर जाने के बाद उसने मोहन से पूछा, वो घर के बाहर जो लड़की खड़ी है वो कौन है? वो असल में वो मोहन घबरा गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर कहा, वो मेरे घर की नौकरानी है। बेचारी के माँ बाप मर गए हैं। यहाँ आकर रो रही थी तो मैंने उसे काम पे रख लिया। वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वो अभी भी क्यों रो रही है? माँ बाप को याद कर रही है शायद। मैं चाहे जितना भी प्यार दे दूं, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, खैर अब जाओ, मुंह हाथ धो लो। मैं पूर्णिमा को खाना बनाने के लिए कहता हूँ। रत्ना मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी मोहन ने पूर्णिमा को बुलाया। पूर्णिमा, अरे पूर्णिमा, इधर आ, करमजली, इधर आ। पूर्णिमा रोते हुए आई। पापा, आपने फिर से शादी कर ली पापा। चुप, एकदम चुप। आज से तू मुझे पापा कहकर नहीं बुलाएगी। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। आज से तू इस घर की नौकरानी है। और रत्ना को कुछ भी बताया ना तो मैं तुझे इस घर से तो क्या, इस दुनिया से निकाल दूंगा। हाँ। पूर्णिमा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसे मोहन की बात चुपचाप माननी पड़ी। उसने अपनी नई सौतेली माँ के लिए खाना बनाया। ये लीजिए मालकिन, खाना बन गया है। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया। गुड गर्ल। अरे रत्ना, ऐसे इतना सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो कुछ दिन बाद ये सर पे चढ़कर नाचेगी। तू जा, अब हम खाना बनाएंगे। पूर्णिमा रसोई में ही सो गई। उसकी माँ को मरे हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। पूर्णिमा अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। स्कूल जाते वक्त वो अपनी माँ को हंसती हुई देखकर गई थी, लेकिन लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है और उसका शरीर सफेद चादर से ढका हुआ है। माँ, माँ आपको क्या हुआ? माँ, माँ बात करो। माँ, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? कुछ तो बोलो ना माँ। माँ। पास में ही मोहन बैठा हुआ था। उसने कहा, वो बात नहीं करेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है मतलब? कैसे हुआ ये सब? जाते वक्त तो माँ एकदम ठीक थी। अरे मौत कब और कैसे आ जाए ये कौन बता सकता है। चल हट जा, तेरी माँ को शमशान ले जाना है। पूर्णिमा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ की लाडली बेटी थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ की डेड बॉडी को जोर से पकड़े हुए थे, लेकिन मोहन ने जबरदस्ती पूर्णिमा को वहां से हटा दिया और घर के बाहर फेंक दिया और फिर डेड बॉडी लेकर वहां से चला गया। उसके बाद पूर्णिमा ने और कभी अपनी माँ को नहीं देखा। आज रसोई में सोए हुए पूर्णिमा यही सब सोच रही थी और रो रही थी। माँ, काश मैं उस दिन स्कूल ना गई होती तो आज आप जिंदा होती। मुझे पता है मैं घर पर रहती ना तो मैं आपको बचा लेती, नहीं तो मैं भी आपके साथ चली जाती। माँ, अब कहाँ हो माँ, अब कहाँ हो? इतनी सी उम्र में माँ को खोने का दुख क्या होता है वो सिर्फ उसे ही पता होता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। ऊपर से अब पूर्णिमा की नई सौतेली माँ आ चुकी थी। उसे पूर्णिमा बता भी नहीं सकती थी कि असल में वो इस घर की बेटी है। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मोहन ने रत्ना के मन में भी जहर घोल दिया। रत्ना पहले पहले तो पूर्णिमा के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूर्णिमा से दिन रात बस काम करवाने लगी। पूर्णिमा सुबह से उठकर घर का काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटकर रात तक वो फिर से घर का काम करती थी। इसी तरह दिन बीत रहा था। पूर्णिमा को कम से कम स्कूल में तो थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन मोहन को तो बस एक ही चीज से मतलब था, उसे बेटा चाहिए था। कुछ ही दिन में रत्ना गर्भवती हो गई और मोहन ने उससे कहा, सुनो रत्ना, अब से तुम केवल नहाने और बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठोगी, बाकी समय बिस्तर पर ही रहोगी, समझ गई? अच्छा, और बिस्तर पर मुझे खाना लाकर कौन देगा? क्यों, पूर्णिमा है ना।
वो तो स्कूल चली जाती है। हाँ तो नहीं जाएगी स्कूल, वैसे भी पढ़ के क्या ही उखाड़ लेगी। ए पूर्णिमा, आज से तेरा स्कूल बंद। आज से तू बस रत्ना का ख्याल रखेगी, समझ गई? पूर्णिमा को पढ़ाई लिखाई करने में मजा आता था, लेकिन वो भी उससे छीन लिया गया। वो रत्ना की सेवा करती रही। पूर्णिमा की जिंदगी बर्बाद हो गई। पूर्णिमा, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आ। लाई मालकिन। और हाँ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी और बैंगन का भरता बनाकर ला। लेकिन मैंने तो दाल चावल बना लिया है मालकिन, आप ही ने तो कहा था दाल चावल बनाने के लिए। हाँ, तब दाल चावल खाने का मन हो रहा था, लेकिन अभी रोटी और बैंगन का भरता खाने का मन हो रहा है। जा लेकर आ। ए पूर्णिमा, रत्ना जो बोल रही है वो चुपचाप कर, नहीं तो। अभी रोटी और बैंगन भरता लाती हूँ मालकिन। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक कप चाय देकर जाना। ठीक है मालकिन, अभी लाती हूँ चाय। वो पूरा दिन रत्ना और मोहन की फरमाइश सुनती थी और रात को रसोई में सो जाती थी। कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था। वो सोए हुए बस अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं अकेली यहाँ बहुत दुखी हूँ। रत्ना को गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। मोहन बेसब्री से उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बाद रत्ना के पेट में दर्द शुरू हुआ। लेबर पेन की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर पूर्णिमा घर संभालने लगी। एक रात पूर्णिमा सोई हुई थी, तभी उसके सपने में उसकी माँ आई। बेटी, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ, तेरे पास, तेरे दिल में। बेटी, फिर से एक बड़ा खतरा आने वाला है, तू सतर्क रहना, तुझे होशियारी से काम लेना है। सतर्क रहना बेटी, सतर्क रहना। पूर्णिमा की नींद टूट गई। माँ, मुझे सतर्क रहने के लिए क्यों कह रही थी? क्या खतरा आने वाला है? नहीं नहीं, मुझे सतर्क रहना ही होगा। अगले ही दिन अस्पताल में रत्ना ने एक लड़की को जन्म दिया और उसे लेकर घर चली आई। रत्ना बहुत खुश थी, लेकिन मोहन गुस्से से लाल हो गया था। फिर से बेटी, लगता है ये रत्ना भी लड़का नहीं पैदा कर सकती, अब इसे भी मारना पड़ेगा। मोहन ने दुकान से मिठाई खरीदी और उसमें जहरीली दवाई मिला दी, लेकिन उसे ये मिलाते हुए पूर्णिमा ने देख लिया। मोहन ने मिठाई का डिब्बा रत्ना को दिया और कहा, ये लो रत्ना, मिठाई लाया हूँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद खा लेना। हाँ। मोहन चला गया। रत्ना जैसे ही मिठाई खाने को गई, वैसे ही पूर्णिमा दौड़कर आई और मिठाई फेंक दी। ये क्या किया तूने? आपकी जान बचाई। पूर्णिमा ने अब रत्ना को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या तू उनकी बेटी है? तेरी माँ मर गई है, वो मुझे भी मारना चाहते थे। हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, लगता है मेरी माँ को भी पापा ने ऐसे ही मारा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप और मैं मरने का नाटक करके पड़े रहते हैं और मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख देते हैं। दोनों ने वही किया। कुछ ही मिनट के बाद मोहन वहां आया। मर गए दोनों। हाँ, इसी तरह पूर्णिमा की माँ को भी मारा था मैंने। अब मैं फिर से शादी करूंगा, मुझे बेटा ही चाहिए। तभी पूर्णिमा और रत्ना दोनों उठ गई। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, पुलिस भी आती ही होगी, आपका भांडा फूट गया है। पूर्णिमा की वजह से मोहन पकड़ा गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूर्णिमा ने रत्ना को माँ कहकर पुकारा और माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी। ठंड के मौसम में शादियां बहुत होती हैं। शादी में लोग लाखों उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन शादी तो जिंदगी का अहम हिस्सा है। कुछ ऐसी ही कहानी है 2 भाइयों की और उनकी पत्नियों की। लोकेश और सुरेश एक छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट में अपने माता पिता और इकलौती बहन के साथ रहते थे। 5 लोग और 1 कमरा। कभी दोनों भाई कमरे में सो जाते थे और बाकी लोग हॉल में सो जाते थे, तो कभी दोनों भाई अपने माता पिता और बहन के लिए कमरा छोड़ देते थे। ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। एक दिन लोकेश और सुरेश की माँ ने उनसे कहा, सुनो बेटे, तुम दोनों की उम्र हो रही है, घर में जवान बहन है, उसकी भी शादी करवानी है। हाँ माँ, तो करवा देते हैं, उसमें क्या है? करवा देते हैं का क्या मतलब है? घर में 2 जवान भाइयों के होते हुए छोटी बहन की शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे? पहले तुम दोनों शादी कर लो। शादी? हम? अरे माँ, हम दोनों ठीक ठाक कमाते भी नहीं है, खिलाएंगे क्या बीवियों को? और यहाँ तो एक ही कमरा है, रहेंगे कहाँ बीवियों को लेकर? क्यों, इसी कमरे में रहोगे। मैंने लड़की देख ली है, तुम दोनों शादी कर रहे हो बस। अगले महीने शुभ मुहूर्त भी है और ये शादी का सीजन भी तो है। बिमला ने दोनों पर अपनी बात थोप दी थी। बेचारे लोकेश और सुरेश क्या ही करते। माँ की बात उन्हें माननी पड़ी और दोनों शादी के मंडप में हाजिर हो गए। एक ही दिन में दोनों की शादी हो गई, वो भी दोनों बहनों से। वो भी ऐसी बहनें जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी।
दोनों हमेशा आपस में झगड़ते थे। एक ही मंडप में दोनों की शादी हो रही थी। बड़ी बहन ईशा ने अपनी छोटी बहन निशा को ताना मार के कहा, अरे निशा देख, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। निशा भी कुछ कम नहीं थी। उसने जवाब दिया, हाँ वो इसलिए क्योंकि तू जोकर लग रही है, जोकर। ये सुनते ही ईशा गुस्सा हो गई और निशा पर चिल्लाने लगी, क्या मुझे जोकर कहा? तू है जोकर, तेरा मुंह एकदम सड़ा हुआ है। क्या तेरा मुंह सड़ा हुआ है चुड़ैल, मर जा कुत्ती। दोनों के बीच भरे मंडप में हाथापाई होने लगी। लोकेश और सुरेश ने एक दूसरे से कहा, अरे सुरेश, ये कहाँ फंस गए हम? माँ ने तो कहा था कि दोनों बहनें हैं, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, घर में खूब शांति रहेगी। लेकिन यहाँ तो मंडप पे ही जंग छिड़ गई है। सोच वहाँ क्या होगा, एक ही कमरा है हमारे पास। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है भैया, कलेश होने वाला है घर में। दोनों बहनें इतना ज्यादा लड़ने लगी कि खुद पंडित जी उन दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगे। अरे बैठ जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। शादी के मंडप में कोई ये सब करता है क्या? बैठ जाओ, वरना मैं बिना मंत्र पढ़े चला जाऊंगा। ये धमकी सुनकर दोनों बैठ तो गई, लेकिन दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू चल ससुराल, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे जा जा, तू क्या मुझे देखेगी? मैं तो तुझसे सब कुछ छीन लूंगी, चुड़ैल कहीं की। किसी भी तरह उनकी शादी संपन्न हुई। वहां लोकेश और सुरेश की बहन अंकिता मौजूद थे। शादी के बाद उसने अपने भाइयों से कहा, भैया अब जल्दी से मेरी शादी करवा दो। दोनों भाभीियों के बीच में रहकर दिमाग खराब नहीं करना चाहती हूँ मैं अपना। बहन, हमारे बारे में भी तो सोच, हम कैसे रहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, माँ ने ये रिश्ता देखा था ना, जा माँ को जाके बोल। लोकेश और सुरेश अपनी बीवियों को लेकर अपने घर चले गए और फ्लैट में घुसते ही ईशा ने कहा, ये कहाँ ले आए जी हमें? क्यों, घर में, यही तो हमारा घर है। ये घर है? हमने तो सोचा था कि बड़ा सा घर होगा। हाँ, हमें तो कहा गया था कि लड़की का खुद का घर है। हाँ खुद का ही तो है, लेकिन थोड़ा छोटा है। ठीक है, मुझे अपना कमरा दिखा दीजिए, मुझे आराम करना है। हाँ, और मुझे भी अपना कमरा दिखा दीजिए। लोकेश और सुरेश ने शर्म के मारे सर झुका लिया। बिमला आई, बहू कमरा तो एक ही है, तुम दोनों को मिल बांट कर रहना होगा। क्या एक ही कमरा है? हे भगवान, ये किन भिखारियों के घर में शादी हो गई हमारी। क्यों, तुम दोनों बहनें हो, मिल बांट के आपस में रह नहीं सकती? बहनें? ये मेरी बहन नहीं है, ये चुड़ैल है। हाँ हाँ, तो तू भी कौन सी दूध की धुली हुई है? जा जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैं भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अंकिता ने कहा, भाभी यहाँ तो ना चाहते हुए भी शक्ल देखनी पड़ेगी। कमरा एक ही है और उसी में आप दोनों की सुहागरात होने वाली है। ये सुनकर दोनों बहुएं रोने बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था किसी अमीर घर में मेरी शादी होगी। हमें उठा लो भगवान, हमें उठा लो। दोनों का रोना धोना देखकर बिमला के पति ने उससे कहा, अरे बिमला, ये कैसी बहुएं ले आई हो घर में? तुम तो बोल रही थी कि घर में बहुत शांति होगी, यहाँ तो पहले दिन ही झगड़ा शुरू हो गया। तो मुझे क्या पता था कि ये दोनों बहनें आपस में इतना लड़ती हैं। अगर पता होता तो कभी ऐसी लड़कियों को मेरे घर की बहू नहीं बनाती मैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शादी हो गई है तो दोनों बहुओं को झेलना तो पड़ेगा ही। दोनों को कमरे में घुसा दिया गया, लेकिन वहां एक ही बेड था। शाम को उसी बेड को फूलों से सजाया गया, तब जाकर असली कलेश शुरू हुआ। यहाँ तो एक ही बेड है, मैं बेड पर सोने वाली हूँ, निशा तू अपना देख ले। निशा तो गुस्से में थी ही, उसने भी बोल दिया, अपना देख ले का क्या मतलब है? ये मेरा भी घर है, मेरा भी बिस्तर है, मैं तो बेड पर ही सोऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देख निशा, मैं बड़ी हूँ और तेरी जेठानी भी हूँ। जेठानी की बात देवरानी को माननी ही पड़ेगी। जेठानी माई फुट, मैं नहीं मानती ऐसी जेठानी को। बकवास न करके चुपचाप नीचे सो जाओ। दोपहर से झगड़ा चल ही रहा था, अभी और भी बढ़ गया। बिमला का सर दुखने लगा। मेरा सर दुख रहा है दोनों की कचर कचर सुन के। माँ, ये आप ही की गलती है, आप ही ने शादी के लिए जबरदस्ती की। हाँ माँ, हम कितने खुश थे एक साथ, अभी देखिए खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन तुम दोनों अंदर जाओ और दोनों बहनों को चुप कराओ, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। लोकेश और सुरेश कमरे के अंदर तो गए, लेकिन उन दोनों को चुप कराना उनके बस की बात नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक उनके घर वाले उन्हें चुप नहीं करा पाए, इसीलिए तो जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा दी। अब लोकेश और सुरेश की बारी थी उन दोनों को संभालने की। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, आज सुहाग रात है, आज भी कोई झगड़ा करता है क्या? सुनिए जी, मैं बड़ी हूँ, मैं जमीन पर ठंड में नहीं सोऊंगी। मैं भी नहीं सोऊंगी। ठीक है, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, हम दोनों भाई नीचे सो जाते हैं, लेकिन चुप हो जाओ, शांति दो हमें। निशा और ईशा दोनों बिस्तर पर सो गईं।
लोकेश और सुरेश नीचे सो गए, लेकिन फिर भी निशा और ईशा का झगड़ा नहीं रुका। अब तकिए को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो दोनों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पड़ोसी की भी नींद टूट गई। वो लोग घर पर आ गए। अरे बिमला, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या बताऊं दीदी, दोनों बेटे की शादी करवाई है, लेकिन दोनों बहुएं आने के बाद से लड़ रही हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कमरे के अंदर दोनों बहनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और ईशा ने निशा को जूता फेंक कर मारा और वो जूता आकर बिमला के गाल पर लगा। आह, बस बहुत हो गया, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, बहुत हो गया, अब और नहीं। बिमला जब गुस्सा हो जाती थी तब उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। बिमला ने दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। लोकेश और सुरेश दोनों को मायके छोड़कर आ गए, लेकिन मायके वालों ने भी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। दोनों से छुटकारा मिल गया था घर वालों को। अब जानबूझकर फिर से उन दोनों को घर में बुलाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। दोनों बहनें ठंड में कांपते हुए बाहर रात बिताने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, अब मुझे समझ में आ गया है, हम ही एक दूसरे के लिए रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। हाँ बहन, मुझे समझ में आ गया है, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों को अकल आ गई और दोनों ससुराल वापस चली गईं और बिमला का पैर पकड़ लिया। बिमला ने दोनों को माफ कर दिया और दोनों उसके बाद से बदल गए। दोनों ने अच्छे से एक ही कमरे में सुहाग रात मनाई और अच्छी बहुएं बनकर रहने लगी। जेठानी और देवरानी में दोस्ती हो गई और घर के सब लोग भी खुशी खुशी रहने लगे।